वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 7th की बात करेंगे हम, ठीक है, एसएसटी की। देखिए, पाठ संख्या 8 हमारा पूरा हो गया था। आज नया पाठ की शुरुआत करते हैं, तो पाठ संख्या 9 की शुरुआत करते हैं। आज पाठ संख्या 9 है, उसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियाँ या संस्कृतियों का निर्माण। जो नया पाठ है, पाठ संख्या 9, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। हम पढ़ेंगे कि अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से नई नई संस्कृतियाँ उभर कर आई, देश में संस्कृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, लोग अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को किस प्रकार संभाल कर रखते हैं। हम सभी बातों को आराम से सीखेंगे, उनका जिक्र करेंगे, चाहे वो मूर्ति कला हो या नृत्य कला हो या लघु चित्रण कला हो। उन सभी की विस्तार से हम आराम से बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर, बंगाल में, दक्षिण भारत हो या उत्तरी भारत हो, वहाँ पर नए नए मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है। वहाँ पर किस प्रकार से नई नई चीज़ों का निर्माण हुआ, कला का उदय हुआ, उन उदय की बात करेंगे, ठीक है। तो आप आराम से ध्यान देंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर संस्कृति का उदय हुआ। बात करते हैं अपन पाठ की शुरुआत की। सबसे पहले हमने देखा कि लोगों का वर्णन करने का सबसे बढ़िया जो आसान तरीका होता है वो उनकी बोलचाल की भाषा से परिभाषित करना। मैं किसी व्यक्ति के बारे में लिखना चाहूँ तो मुझे उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पता होना चाहिए, और जीवन के बारे में पता कब होगा, जब उसकी भाषा मुझे समझ में आएगी। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम यहाँ तमिल कहते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान की बात करें कि ये तमिल व्यक्ति है या ये उड़िया व्यक्ति है या ये तेलुगु व्यक्ति है, इसका मतलब ये हुआ कि तमिल और उड़िया वो उस भाषा बोलता है। जैसे मैंने कहा कि ये राजस्थानी व्यक्ति है, इसका मतलब वो, मैंने कहा कि ये व्यक्ति, जैसे कहा मैंने ये व्यक्ति राजस्थानी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो राजस्थानी भाषा बोलने वाला है, वो राजस्थानी भाषा बोलने वाला। मैंने किसी को कहा कि ये तो मराठी है, इसका मतलब हुआ कि वो मराठी भाषा बोलने वाला है। तो किसी व्यक्ति की पहचान की बात करूँ, अगर मैं सामान्य अगर उस व्यक्ति के वर्णन की बात करें, तो भाषा का अपना बड़ा रोल होता है उसके जीवन में, ठीक है। तो तमिल भाषा, उड़िया, और अगर बात करें तो तमिलनाडु में रहता है, उड़ीसा में रहता है, ये भी एक तरह से पता लग रहा है। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन या वस्त्र या काव्य सबसे अलग जोड़ते हैं। सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे वस्त्र के रूप में हो, काव्य के रूप में हो, या नृत्य के रूप में हो, या संगीत या चित्रकला के रूप में हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा भारत है, इस भारत में सारे लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग खाना पीना, वस्त्र, कपड़े, रहन सहन सबकी अलग अलग है, और उनकी पहचान उनके रहन सहन से, उनके संस्कृति से होती है। एक भारत के उत्तरी भाग में रहने वाला, एक भारत के दक्षिण भाग में रहने वाला, उनके अंदर काफ़ी अंतर होगा। वो अंतर से ही उस व्यक्ति की पहचान होगी, ठीक है। तो कभी कभी हम इन अलग अलग चीज़ों को ये समझते हैं कि इनमें काफ़ी अंतर है, युगांतर अंतर लगता है। क्या एक ही देश में रहने वाले अलग अलग लोग किस प्रकार से हैं, किंतु बात करें तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। कि किसी स्थान पर कोई ये सीमा बनी है तो उसके बीच में अंतर है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ में बदली हैं। और सोच तो ये भी है कि कुछ बातें तो ये भी हैं कि आज भी बदल रही है। क्या क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो बनी हैं वो काफ़ी समय के अंतराल में बनी है। क्षेत्रीय संस्कृतियों में आज भी लोग कहते हैं कि बदलाव हो रहा है, अक्सर हमें वो बदलाव भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और
इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों में विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरों को संपन्न बनाया। जैसा कि हमने देखा है कि लोगों के विचार बदले, संस्कृतियाँ बदली, कुछ नई बातें आई, नए तौर तरीके बदले, उनका भी जुड़ा हुआ, उनकी भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हम एक ही चीज़ के बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेल और मलयालम भाषा का विकास। एक तो चेल, या सबसे पहले बात करते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, बात करते हैं भाषा और क्षेत्र के बीच में अलग अलग प्रकार से किस प्रकार संबंध है। अगर बात करें महोदयपुरम का जो चेर राज्य है, प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य के अंदर है, एक जगह है जिसका नाम है महोदयपुरम। जगह का नाम क्या है? महोदयपुरम, जो केरल राज्य में है। और यहाँ पर चेर राज्य है, उनका भाग है, वो उन राज्यों का हिस्सा था एक। ठीक है, और जो 9वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था वो। कौन सा? चेर जो राज्य है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अब संभवतः देखें तो जो मलयालम भाषा है इस इलाका में बोली जाने वाली थी। कौन सी भाषा? मलयालम, महोदयपुरम के अंदर मलयालम भाषा बोलने वाली थी। और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। यहाँ के जो शासक थे, चेर राजा, उन्होंने मलयालम भाषा का उपयोग अभिलेखों में किया। कहाँ पर किया? अभिलेखों में। अभिलेख तो आप जानते होंगे, वहाँ पर इसका प्रयोग किया। हाँ, ठीक है। और अगर हम देखें तो इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। कि जो मलयालम भाषा है उसका प्रयोग और भी स्थानों पर हमें दिखाई देता है। सरकारी अभिलेखों में भी इस क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख हमको नज़र आता है, तो वो भी उस समय की बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि मलयालम भाषा महोदयपुरम चेर राज्य के दक्षिण भारत के अंदर केरल में बोलने जाने वाली भाषा है, और सबसे पहले इसका उपयोग हमें दिखाई देता है सरकारी अभिलेखों के अंदर। ठीक है, अगर साथ साथ में देखें तो जो चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ आग्रह ग्रहण किया। केरल का जो मंदिर रंगमंच है, जिसकी परंपरा आज इस युग तक खोजी जा रही है, केरल का जो मंदिर रंगमंच है, उसकी जो परंपरा है वो आज भी देखी जाती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। संस्कृत की बातों को भी इस जगह पर देखा जाता है कि उन्होंने भी उस संस्कृत की परंपराओं को ग्रहण किया। ठीक है, तो इसकी परंपरा इस युग तक देखी जाती है। और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्येक रूप से संस्कृत की ऋणी है। मतलब ये हुआ कि जो मलयालम या जो मलयालम भाषा है उसकी अपनी जो कृतियाँ हैं, इस भाषा के निर्माण के पीछे संस्कृत भाषा का बड़ा योगदान है, और ये भाषा हमेशा संस्कृत की ऋणी रहेगी। ठीक है, जो 12वीं शताब्दी में इस भाषा में जो भी रचनाएं बनाई हैं वो संस्कृत पर आधारित है। एक बात तो ये भी है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है लीला तिलकम। लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। और अगर इसकी बात करें तो जो इसकी व्याकरण और जो काव्य शास्त्र विषयक है वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में? मणि प्रवालम शैली में। किस ग्रंथ की बात की है? लीला तिलकम की। लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है और मलयालम भाषा में लिखा गया है। इसकी जो शैली है वो मणि प्रवालम शैली है।
मणि परवालम का मतलब होता है, देखिए हम इसके शब्द की मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है हीरा, मणि का मतलब। और परवालम का मतलब होता है परवाल, मूंगा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मूंगा। परवाल बीती या परवाल द्वीप भी भारत के अंदर है। अब समझना है कि परवाल क्या होता है। हीरा तो जानते हो आप, लेकिन परवाल क्या होता है, परवाल किसे कहते हैं? अगर उसकी हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे जो समुंदर है, अगर हम भारत के इस भाग की बात करें तो इधर पानी है, इधर भी पानी है। तो जो समुंदर है, उस पानी समुंदर के अंदर एक प्रकार के जीव पाया जाता है, उस जीव का नाम है परवाल। ठीक है, एक प्रकार का जो जीव है उस जीव का कहते हैं परवाल। उससे जो निकलता है, उससे क्या होता है कि जो परवाल एक जगह पर इकट्ठी होती है, धीरे इकट्ठी होती हुई द्वीप बना लेती है, परवाल भित्तियाँ निर्माण होती हैं। तो हीरा और मूंगा एक प्रकार का हम बात करें तो हीरा और मूंगा दोनों मूल्यवान वस्तु हैं। और मूंगा मतलब एक जीव है समुद्र में रहने वाला। सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है। अब जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है कि हीरा और मूंगा दोनों जो शब्द हैं ये क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत भाषा के दोनों का यहाँ हमें दिखाई देता है समन्वय। तो ये भी बड़ी बात है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। हम पढ़ेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं। वो भी उसमें एक हम संप्रदाय पढ़ेंगे, जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे हम। मतलब समझना है कि किस प्रकार शासकों ने धर्म के अंतर्गत नई प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा दिया, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। अगर बात करें तो सबसे बढ़िया जो उदाहरण की अगर हम बात करें तो पूरी जो उड़ीसा में है वहाँ पर अपनी संस्कृति का विकास हुआ। और वहाँ पर अगर देखें तो पूरी उड़ीसा के अंदर एक मंदिर है विशेषकर। ठीक है, और वहाँ एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है जगन्नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जगन्नाथ संप्रदाय। कहाँ पर? पूरी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में एक संप्रदाय है। संप्रदाय मतलब लोगों का समूह है, एक किसी विशेष बात को मानने वाले लोगों का समूह है। और इसमें जो संप्रदाय उसका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब वहाँ कि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और दुनिया का जो मालिक है वो विष्णु का ही पर्यायवाची शब्द जगन्नाथ। और दुनिया का जो मालिक है, जगत प्लस नाथ, जगत संसार का मालिक विष्णु को बताने वाले। और आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनी जाती है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो संसार के जो मालिक है वो भगवान विष्णु को मानते हैं, जगन्नाथ को मानते हैं। और वो आज भी वहाँ लोग हैं वो भगवान विष्णु की काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं अपने हाथ से। धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति हमें नजर आती है कि धर्म से जुड़ी मतलब भगवान विष्णु को मानना धार्मिक हो गया। और यहाँ काष्ठ की मूर्ति बनाना ये रीति रिवाज, एक कला और एक संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये भी हम समझ सकते हैं इस बात को। और जिससे हम निकाल सकते हैं कि यहाँ जो जगन्नाथ हैं वो सामान्य स्थानीय देवता हैं और इन जगन्नाथ को यहाँ पर लोगों ने विष्णु का अवतार माना है। तो ये बात सामने आती है। ठीक है, अगर बात करें हम 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक प्रतापी राजा थे। 12वीं शताब्दी में एक गंग वंश के राजा थे। कौन से वंश के? गंग वंश। उन राजा का नाम आप याद करेंगे। राजा का नाम था अनंत वर्मन। राजा का नाम था
अनंत वर्मन, और अनंत वर्मन ने पुरी में, कहाँ पर, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए, जो पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुषों में उत्तम है, उसके लिए जगन्नाथ के लिए एक मंदिर का निर्माण बनाने का निश्चय किया। और 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। किसने? इसने अपना जो राज्य है वो भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर लिया और स्वयं को उनका प्रतिनियुक्ति घोषित कर लिया कि मैं भगवान का एक नियुक्त किया हुआ प्रतिनियुक्ति हूँ, उनको द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे आगे तो उनका क्या वश है। तो भगवान के प्रति ये समर्पित की जो भावना है, अर्पित करने की जो भावना है, वो हमें यहाँ नज़र आती है। ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ के मंदिर बनाने का निश्चय किया। 1230 के अंदर अगर देखें तो उस समय के जो राजा है अनंग भीम तृतीय, उन्होंने अपने आप को भगवान के सामने अर्पित कर लिया, अपने राज्य को, और उनका प्रतिनियुक्ति घोषित कर लिया कि मैं भगवान का प्रतिनियुक्ति हूँ। तो ये उस समय की भावना है लोगों की, ये हमें दिखाई देती है। तो वहाँ उस समय की कुछ बातें हम देख लेते हैं, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और बात करें तो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा का केंद्र माना, जब ये मंदिर बना या जगन्नाथ का, तो उसको तीर्थ स्थान माना गया। लोग यात्रा करते गए, सामाजिक राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ती गई और जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मतलब जो भी अगर उड़ीसा के अंदर जीतता है तो वो मंदिर पर नियंत्रण करते हैं। कौन सा? ये जगन्नाथ का मंदिर है, अंग्रेज हो, मुगल हो या मराठे हो। ठीक है। और इस सब ने महसूस किया कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य होगा। अगर मंदिर पर नियंत्रण होगा तो स्थानीय लोग भी उनके शासन को स्वीकार करेंगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो उस बात को भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खैर हम एक ही चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, ये है पांडुलिपि पर लिखा हुआ एक मलयालम या मलयालम भाषा के अंदर लेख है। इस प्रकार की भाषा आपको दिखाई दे रही होगी। ये कौन सी भाषा है? मलयालम। ये केरल के अंदर एक लिखा हुआ अभिलेख है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये है पांडुलिपि। पांडुलिपि पर देखो भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा की कुछ मूर्तियां हैं। ठीक है। तो बाल भक्त हैं, सुभद्रा हैं और जगन्नाथ हैं, उनकी कुछ मूर्तियां तालपत्र पर बनाई हैं, बड़ी सुंदर रूप से बनाई, कितने बारीक रूप से, ये भी आप देख सकते हो। और अगर बात करें हम मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर जो पूरी मतलब उड़ीसा में है। ये मंदिर दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये मंदिर है जगन्नाथ का, मतलब विष्णु भगवान का मंदिर मान लो आप एक तरह से। तो विष्णु भगवान का या जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है? उड़ीसा में। पूरी का है, पूरी जगह का नाम है उड़ीसा में, वहाँ पर ये मंदिर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात आपको याद हो जाएगी। मंदिर को आराम से देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से संस्कृति का विकास होता है और स्थानीय लोगों पर संस्कृति का अपना गहरा प्रभाव होता है। ये तो बात कर ली हमने अलग वंश की। अब बात करते हैं हम राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत और उनकी शूरवीरता की परंपराएं की बात करें हम, तो 19वीं शताब्दी के अंदर बात करें
तो ब्रिटिश लोग जो इस क्षेत्र को मानते थे, जो राजस्थान का स्थित है, राजपूताना कहलाता था। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान था, उसको राजपूताना कहते थे। राजपूताना राजस्थान को ब्रिटिश लोग, अंग्रेज क्या कहते हैं, राजपूताना, जो आज राजस्थान में स्थित है। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते हैं, जहाँ पर प्रमुख रूप से कौन रहते हैं, राजपूत ही रहते हैं। लेकिन इस बात का आंशिक रूप से भी सत्य है, ऐसा अनेक समूह हैं जो आज भी हैं। उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक अपने आप को राजपूत कहते हैं। उत्तरी और मध्यवर्ती भारत में अनेक लोग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। तो राजस्थान में अन्य प्रकार के लोग भी रहते हैं राजपूतों के अलावा। तो ऐसा माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को अपनी संस्कृति दी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और पढ़ते रहिए।